जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला। बिल्कुल थंबनेल पर आपने सही देखा है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप लोगों का लिखित एग्जाम जिनका है वो ध्यान से देखेंगे। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 12 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू हैं, तो ध्यान से देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी आप लोग अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। लगभग सारे यूनिवर्सिटी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोगों के अप्रैल माह से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। कल मैंने आप लोगों को बता दिए थे सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे मैंने बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है ना, उसमें मैंने एमसीक्यूएस क्लास भी कराए हैं, आप लोगों के सिलेबस भी मैंने डिस्कस किए हैं, और जो कल क्लास कराए थे अति लघु उत्तरीय वाला वो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, देखें, सेक्शन बी खंड ब। ठीक है, सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 200 शब्दों में। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन लिखेंगे 35 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही अच्छे से चेक करता है, उसी से पता लगा लेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से लिखिए। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको मैंने करा दिया था कल। ठीक है, तो जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। और क्या क्या इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, तो जा करके फर्स्ट क्लास आप लोग देखेंगे तो जो कल मैंने कराया था। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ही बताया है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जा करके उसे भी देख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों की जो क्वेश्चन है इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की उपयोगिता बताइए। बिल्कुल लिखित, काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कल भी मैंने बताया था। तो इसको भी मैं लिखित अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और क्लास में किसी भी तरीके की कोई कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, उसको मैं दूर कर दूंगा। अगले क्लास में मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा करके दूसरे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टू एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। नेक्स्ट देखें, गिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद के गुण तथा दोष बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन है आपके। आज मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, कल मैं आपके 4 क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 क्वेश्चन चलिए मैं ऊपर के आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, समाजवाद के गुण तथा दोष, और इसमें पूंजीवाद के 2 तत्वों का वर्णन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है, और भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की उपयोगिता क्या है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात यही होती है। और क्वेश्चन में जो हेडिंग होते हैं उसको आप लोग अच्छे से रट करके रख लीजिएगा। हेडिंग याद रहेगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इतना मेंटालिटी आप लोगों की होगी। ठीक है ना, अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो उस समय लिखित एग्जाम होता था। ठीक है, तो जब लिखित एग्जाम हो रहा था तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपियों को लिखा था और काफ़ी अच्छे मार्क्स हमको मिलते थे। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हैं अपनी अपनी लिखने के लिए। ठीक है ना, वो जिस तरह से एग्जाम में लिखे हैं अपने, उस तरह से वो नंबर पाए होंगे। मैंने जिस तरह से लिखा है, जिस तरह मेरे 75 प्लस हमेशा रहता था। ठीक है, 100 नंबर का अगर पेपर होता था तो लिखित एग्जाम होता था 75 प्लस मुझे नंबर मिलता था। ठीक है, इस तरह से मैं लिखता था। तो बाकी आप लोगों की स्ट्रेटजी हो सकता है अलग हो सके। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, चले इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितने भी हेडिंग है उसे भी आसानी से याद कर लीजिएगा, बाकी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, चले ठीक है, भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की उपयोगिता बताइए। तो भारतीय समाज में मानवाधिकारों की उपयोगिता हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं
जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। भारतीय समाज जो विविधता, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं से परिपूर्ण है, उसमें मानवाधिकारों की विशेष उपयोगिता होती है। ठीक है, इसमें देखें हेडिंग डाल के आपको लिखनी है, विशेष उपयोगिता क्या क्या होती है। समानता और सामाजिक न्याय है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती है। ठीक है, न्याय और कानूनी सहायता है। कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, गुरुजी ये बताइए क्या जी क्वेश्चन बता रहे हैं ये एग्जाम में आएगा का? और जब एग्जाम में बैठ करके आते हैं तो कहते हैं सर जी काश मैंने आपकी क्लास कर ली होती। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। क्वेश्चन पेपर से देखिए लगभग लगभग 50% से ज़्यादा आपके जो प्रश्न होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें इसमें आपको लिखना है, देखिए समाज और सामाजिक न्याय। ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय। भारत में जाति, धर्म, लिंग आदि आधार पर भेदभाव की ऐतिहासिक समस्याएं रही हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए आज से 50 साल पहले, ठीक है, भारत में जाति, धर्म और लिंग यानी महिला पुरुष, ठीक है, इन सभी को लेकर के ऐतिहासिक समस्याएं रही, यानी बहुत पहले से समस्याएं रही हैं। अभी कुछ साल पहले ही ये ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखें मानवाधिकार समानता का अधिकार देकर समाज में न्याय स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, मानवाधिकारों की विशेष उपयोगिता में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। इसमें भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन और सम्मान का अधिकार है, मानवाधिकारों की भावना को सशक्त, ठीक है थोड़ा सा बक्स आ गया इसमें ध्यान रखेंगे, चलें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। इसमें भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन और सम्मान का अधिकार है, मानवाधिकारों की भावना को सशक्त बनाते हैं। ठीक है ना, तो मानवाधिकारों की विशेष उपयोगिता में देखें महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। इसमें दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों से महिलाओं की रक्षा करने में मानवाधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समुचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकार भी इसी के तहत संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती। भारत में नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, जो मानवाधिकारों की देन है। यह लोकतंत्र को सशक्त करता है और प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। ठीक है, न्याय और कानूनी सहायता। गरीब और असहाय लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, पुलिस और प्रशासनिक उत्पीड़न से बचाना मानवाधिकारों का ही उद्देश्य है। ठीक है, आगे आपको लिखना है, देखें इस प्रकार भारतीय समाज में मानवाधिकारों की उपयोगिता न केवल व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा में है, बल्कि एक समान, न्याय संगत और प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व आपको हेडिंग डालना है, आगे आपको लिखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। राजनीतिक दल क्या है, ये लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। वे जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। आपको आगे इसमें लिखना है, देखें लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व हो गया। इसमें देखें जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति। राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं और जनता को उनके मुद्दों के आधार पर चुनाव करने का अवसर देते हैं। वे जनमत को संगठित करने और उसे आवाज़ देने का कार्य करते हैं। ठीक है, चले इसमें आगे आपको लिखना है, देखें आगे आपको लिखना है सरकार का गठन और संचालन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन चुनावों के माध्यम से होता है, जिसमें राजनीतिक दल प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
विजयी दल सरकार का संचालन करता है, जबकि अन्य दल विपक्ष की भूमिका निभाकर सत्ता संतुलन बनाए रखते हैं। जनता और सरकार के बीच संपर्क। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। ठीक है। नीति निर्माण और विकास। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों और विचारधाराओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं, जो समाज के विकास और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। ठीक है। देखें, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्व। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को जीवंत बनाती हैं। उससे सरकार और जनप्रतिनिधि अधिक जवाबदेह बनते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद के दो तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। यह प्रणाली लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। पूंजीवाद के दो प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? एक है आपकी निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और दूसरा है मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा, फ्री मार्केट एंड कंपटीशन। ठीक है। तो निजी संपत्ति क्या होती है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तियों और कंपनियों को संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने और उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में जमीन, कारखाने, मशीनें और अन्य उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार पूंजीवाद की आधारशिला है, क्योंकि इससे व्यक्तियों को निवेश करने और अपने संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। दूसरा है आपका, देखें, मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। फ्री मार्केट एंड कंपटीशन। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रणाली स्वतंत्र होती है, जहां कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। ठीक है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, लागत कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित होती हैं। इससे आर्थिक विकास और नवाचार, ठीक है, इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजीवाद के ये दोनों तत्व, यानी जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है और जो आपका, ठीक है, निजी संपत्ति है, ये दोनों तत्व मिलकर आर्थिक वृद्धि को तेज करने, रोजगार सृजन करने, यानी रोजगार को देने में और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। लेकिन यह असमानता, श्रमिक शोषण और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है। ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समाजवाद के गुण तथा दोष बताइए। तो समाजवाद के गुण एवं दोष हेडिंग डालना है। देखिए, समाजवाद एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य या समाज के नियंत्रण में होता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और जन कल्याण को बढ़ावा देना है। समाजवाद के गुण क्या क्या होते हैं? देखें, समाजवाद के गुण हैं सामाजिक असमानता, आर्थिक न्याय, जन कल्याण पर जोर, शोषण का अंत। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा। समाजवाद के गुण हैं सामाजिक समानता। तो समाजवाद में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, जिससे वर्ग भेद समाप्त हो जाता है। आर्थिक न्याय, इसमें धन और संसाधनों का समान वितरण किया जाता है, जिससे गरीबी और आर्थिक शोषण कम होता है। ठीक है। जन कल्याण पर जोर होता है समाजवाद के गुण में। तो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क या कम कीमत पर प्रदान करती है। समाजवाद के गुण में है शोषण का अंत। ठीक है। तो पूंजीवाद में श्रमिकों का शोषण होता है, जबकि समाजवाद में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। ठीक है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा, तो समाजवाद का ये गुण है। तो समाजवाद के गुण में सामाजिक सुरक्षा है। आपको इसमें लिखना है, देखिए, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षाएं योजनाएं समाजवाद में उपलब्ध होती हैं। अब समाजवाद के दोष क्या हैं? देखिए, समाजवाद के दोष हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, सरकार के अधिक नियंत्रण से लोगों की स्वतंत्रता और निजी पहल कम हो जाती है। ठीक है। समाजवाद के दोष में है प्रेरणा की कमी, निजी लाभ की अनुपस्थिति से लोग
कड़ी मेहनत करने और नवाचार लाने में रुचि नहीं लेते हैं। तीसरा देखें अक्षम आर्थिक प्रबंधन। सरकार द्वारा संचालित उद्यम अक्सर लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक दमन। कई समाजवादी देशों में सरकार की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है जिससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे प्रगति में बाधा। प्रतियोगिता की कमी से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। ठीक है ना। निष्कर्ष आपको लिख देना है इसमें। देखिए समाजवाद एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करता है लेकिन इससे क्रियान्वयन में कई चुनौतियां होती हैं। यदि सरकार संतुलित नीति अपनाए तो समाजवाद की सकारात्मक विशेषताओं का लाभ उठाते हुए इसके दोषों को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलें देखें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पास कैसे होना है, आपको नेट जेआरएफ कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़े रहेंगे ना शुरू से, जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप आगे जाके बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, पीएचडी करनी है आप लोगों को, ठीक है, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, अच्छा एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से हेडिंग वाले जो आंसर है ये अच्छे लगते हैं या फिर बिना हेडिंग के आपको आंसर अच्छे लगते हैं। कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसी तरीके के जो क्लासेस होंगी उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चले इसमें से आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए मैंने बता दिया आपको, सेक्शन बी में मैंने आपके 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, सेक्शन बी से मैंने 4 क्वेश्चन आपके बता दिए हैं। इसमें 8 क्वेश्चन है टोटल, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए दोस्तों। कल मैं आपके 4 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले आपकी इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं तैयारी करा दूंगा कि आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल फ्री में है, आप लोग जानते ही हैं। सारे क्लास नोट्स पीडीएफ जो भी है सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं क्लासेस और जो आपके पीडीएफ नोट्स रहते हैं सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर देता हूँ। सारी चीज़ें फ्री में, आप फ्री में पढ़िए। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जो आपसे पैसे लेते हैं ना वो क्या करते हैं, क्लास तो देते हैं पीडीएफ भी देते हैं, वही वो काम मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चले आपको सेक्शन सी में आपके इसमें जब मैं क्लास कराऊंगा तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरा मैं बता दूं। ठीक है, हालांकि ध्यान रखेंगे इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जा करके फर्स्ट वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने बताया है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि सेक्शन सी से कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो जा करके उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी आप लोग रिस्पॉन्स आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ठीक है ना, चलें आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, और एक लाइक करके जाएंगे क्लास को। ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।